नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक आरएसी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित इलेक्ट्रिकल पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एसी और डीसी क्या होता है। एसी का मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। आजकल हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर है यानी कि बिजली का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या आप बोल सकते हैं बिजली का पावर हर जगह हो रहा है। हमारा जीवन पूरी तरह से बिजली के ऊपर निर्भर हो गया है। मतलब हमारी टोटल डिपेंडेंसी है वो टोटल बिजली के ऊपर है। जितने भी अप्लायंसेज हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करते हैं। यदि हम घर में बिजली एक दिन के लिए नहीं आती है तो काफी सारी हम समस्याओं का सामना करते हैं। फ्रिज हुआ, एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, लाइट वगैरह, मोबाइल चार्जिंग और भी काफी सारे अप्लायंसेज जिनका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी पर के बिना नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर टोटली डिपेंड है। यहाँ तक कि हमारा आजकल वर्ल्ड में भी बात करें तो इंडस्ट्री हुई वो भी इलेक्ट्रिक पावर पर भी डिपेंड करती है। घर में एसी और डीसी दो तरह के करंट आते हैं। हमारे घर में ज्यादातर उपकरण एसी पे काम करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट पे जो ट्रांसफार्मर से या लाइन से हमारे घर में आते हैं। बात करें इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसी, दूसरा होता है हमारा डीसी। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अब बात सबसे पहले करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, प्रत्यावर्ती धारा की। अगर प्रतिवर्ती धारा की बात करें तो एसी का पूरा नाम क्या है हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट का पूरा नाम है उसका एसी को बोलते हैं फुल फॉर्म में ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ध्यान रखना इसमें क्या है, एसी में वो सर्किट के अंदर अपना डायरेक्शन चेंज करता है एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अर्थात इस हर्ट्ज, मेरा 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्लस हाफ और प्लस नेगेटिव के लिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में चेंज होती है एक सेकंड में 50 बार। मतलब अपनी वो साइकिल चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ एक सेकंड में 50 बार। उसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे ट्रांसफार्मर की मदद से कम या ज्यादा किया जाता है। मतलब इसके वोल्टेज जो सप्लाई हो रहे हैं उसको हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीसी क्या होता है या डायरेक्ट करंट क्या होता है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट है जो करंट दिशा और मान नहीं बदलता। मतलब ये ऐसा करंट है जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल आज हर जगह किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जहां डीसी करंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे वॉचेस में सेल डरे होते हैं, कैलकुलेटर है, वहां भी डीसी का यूज किया जाता है। देखो अगर साइकिल की बात करें अगर हम, तो ये हमारा क्या है, एसी है ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हमारी डीसी है। यहाँ ग्राफ प्लॉट किया गया है उसके मैग्नीट्यूड के बीच में और टाइम के बीच में। देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव है, और रेफरेंस लाइन के पीछे ये नेगेटिव है। ये हमारी वो क्या है, रेफरेंस लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। कुछ समय के लिए ये पॉजिटिव होती है एसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, और आधे समय के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और यही साइकिल रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती है। एक सेकंड में ऐसा प्रोसेस 50 बार होता है। ये वाला 50 बार होता है हमारे इंडिया में, क्योंकि 50 हर्ट्ज पे हमको लाइट सप्लाई होती है। अब बात करते हैं हम डीसी की। डीसी में टाइम के अकॉर्डिंग उसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता और सेम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हमको मिलता है। बात करें करंट क्या होता है, अभी हमने बड़ा करंट किया है, वोल्टेज क्या है, फ्लो होता है, लेकिन होता क्या करंट या विद्युत प्रवाह एक चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। किसी चालक में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है उसमें कितने करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं, इट मींस ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में।
करंट की इकाई जो है वो एसआई स्टैंडर्ड से लें तो वो एम्पियर है, कैपिटल ए से इसको AMPERE से नोट करते हैं, AMPERE। बात करें वोल्टेज, तो वोल्टेज की हेल्प से ही हमारा करंट फ्लो होता है। तो वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या बल है, विद्युत प्रवाह बल या दबाव, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। मतलब इसी की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का भाव होता है। इसकी तुलना पानी के दबाव से भी की जा सकती है, जिससे पानी एक पाइप में प्रभावित होता है प्रेशर की वजह से। इसको किस इकाई में मेजर करते हैं? इसकी इकाई है वोल्ट। इसको हम वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये वाला, रेजिस्टेंस। अब करंट हमारा सर्किट में फ्लो होता है, लेकिन उसके करंट को फ्लो को रोकने के लिए रेजिस्टेंस हमारा बाधा उत्पन्न करता है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को उसके विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब वी आर हमारा वी होता है, देखो यहां से रखा वी, हमारा आई क्या निकलता है? हमारा वी अपॉन का आर। ऐसे हम वी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आई इंटू आर। लेकिन आर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? हमारा आर निकालें तो कितना आएगा? वी अपॉन का आई। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वो है कि जो करंट के बहाव में या फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब करंट को रोकने की कोशिश करता है। अब रेजिस्टेंस को अगर मेजर करें तो इसकी इकाई है ओम। इसको हम ओम में मेजर करते हैं। इसको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस को एक रिलेशन दिया गया है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स का नियम क्या बताता है कि अगर दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से धारा सीधे दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अनुपातिक होती है, मतलब आई बराबर का क्या है? वी अपॉन का आर। या वी से और भी हम रिलेशन निकालते हैं, वी इक्वल टू आई आर निकाल सकते हैं, या आर बराबर का वी अपॉन का आई भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो अभी वोल्टेज पढ़ा हमने। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम करंट को प्रेशर से या करंट को बहाने में हेल्प मिलती है। तो उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो एक वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग क्या है? ये एक उपकरण है जिसका उपयोग क्या करते हैं? विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच, इंपोर्टेंट पॉइंट है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। मतलब क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? वोल्टेज डिफरेंस नाम, पोटेंशियल डिफरेंस नामने के लिए किया जा सकता है, या वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? कार्य करने की पर यूनिट कार्य को अगर पर यूनिट टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी पावर निकल सकती है। कार्य प्रति समय या वर्क अपॉन टाइम, ये इलेक्ट्रिक पावर है। तो इलेक्ट्रिक दर या इलेक्ट्रिक पावर प्रति यूनिट समय है। जब काम को हम प्रति यूनिट समय के हिसाब से निकालें तो इलेक्ट्रिक पावर निकल आता है, जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत सर्किट द्वारा, इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा ट्रांसफर की जाती है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक पावर की इकाई की, तो इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा इकाई होती है जूल पर सेकंड या वॉट होती है। पावर का फॉर्मूला होता है W अपन का टाइम, W अपन का T या W अपन का टाइम। यहाँ W हमारा क्या है? W P पावर है, W हमारा वर्क डन है, T क्या है? टाइम टेकिंग। अब बात करते हैं वाट मीटर की। तो वाट मीटर क्या है? हमारा शक्ति को मापने के लिए काम आता है। ओम मीटर का काम क्या है? एक घटक के प्रतिरोध को मापने का काम आता है। मतलब क्या है कि कोई भी हमारा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम ओम मीटर कहते हैं। देखो ये हमारा मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में बहुत सारे हैं। देखो यहाँ डीसी वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं, इस जगह हम डीसी मेजर कर सकते हैं, इस जगह हम डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस के बारे में है कि रेजिस्टेंस कितने, 2000 के, 200 के का मतलब किलो या इंटू 1000, ये 20,000, ये 2000, ये 200 ओम तक हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना। ये ओम का सिंबल है रेजिस्टेंस का। ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है।
यहां से हम एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मेजर करने के लिए इसको मल्टीमीटर, इसको हम वोल्टमीटर नापने के लिए यूज कर सकते हैं, करंट मेजर करने के लिए कर सकते हैं, और इससे क्या कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कोई वायर ब्रेक है कि नहीं उसकी कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं। इन वेरियस पर्पस के लिए हम इसको मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को क्या है मतलब उसका, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमारी आवृत्ति होती क्या, प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में पूरे चक्रों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर रहा है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि ऐसे 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 ऐसे, ये वाला पूरा एक चक्कर होता है ये वाला, तो ये कितने कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, हर्ट्ज बोलते हैं। अगर एसी 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, मतलब इसको हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं, इसे हम एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं। अब बात करते हैं विद्युत चालक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिफरेंस जानेंगे। तो ऐसे पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाता है, मतलब प्रवाहित होता है। एग्जाम्पल मतलब बिना रुकावट के, ज्यादा रुकावट पैदा नहीं होती, ज्यादा रेजिस्टिविटी नहीं होती, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता और आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एग्जाम्पल है तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी, इनमें आराम से करंट हमारा फ्लो हो जाता है। बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पदार्थ से अधिक मात्रा में क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहाव से कोई हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, और इसकी वजह से ही बिजली उत्पन्न होती है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आराम से करंट फ्लो हो जाता है। तो विद्युत ऊर्जा द्वारा चलने वाला प्रत्येक उपकरण का निर्माण चालक पदार्थ द्वारा किया जाता है। इट मींस कि जितने भी मोस्टली हमारे अप्लायंसेज हैं, या जो अप्लायंसेज या मोटर कुछ भी इस टाइप के हो सकते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर की बात करें तो अभी कंडक्टर, उसमें कंडक्टर में क्या था, इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर एक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है, या फ्लो भी होता है तो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करते हैं, मतलब करंट का विरोध करते हैं, जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल की बात करें, लकड़ी, सूखी लकड़ी की बात करें, गीली लकड़ी नहीं। कोई गीली लकड़ी होती है तो पानी मिलने की वजह से उसमें करंट का फ्लो हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी, मिट्टी, कागज, पीवीसी जो वायर वगैरह में लगी होती है पीवीसी होती है, आदि कुचालक के कुछ उदाहरण है। मतलब कुछ इंसुलेटर के ये एग्जाम्पल है। क्या क्या है अभी बताया मैंने, लकड़ी सूखी वाली, बैकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी, मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालक के कुछ उदाहरण हैं। बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। अगर सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों को एक ही मार्ग में स्थापित किया जाता है। मतलब सारे के सारे जितने भी अप्लायंसेज होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं उसको एक ही वायर में या एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं, जिससे इसमें धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, जिसके कारण समस्त परिपथ में धारा का मान समान रहता है। मतलब करंट हमारा एक सेम होता है इसमें, परंतु वोल्टेज का मान प्रत्येक रजिस्टर पर भिन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लो इसको जितना हो सकता है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट समान होता है लेकिन वोल्टेज चेंज होता है। अगर बात करें सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर किसी सर्किट में R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा उसका
क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो इस प्रकार के संयोजन में सभी रजिस्टर पर वोल्टेज का मान एक समान होता है। सीरीज में क्या था, वोल्टेज अलग था लेकिन करंट सेम था। इसमें करंट डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज सेम होता है, लेकिन धारा का मान प्रत्येक रजिस्टर पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। बात करें पैरेलल सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारा, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है किसी सर्किट में, पैरेलल सर्किट में जिसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, R1 और R2, अभी डायग्राम के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो 1 अपॉन का R बराबर का 1 अपॉन का R1 प्लस का 1 अपॉन का R2। तो बात करें सीरीज में, सीरीज कनेक्शन है, यहां से हमने बैटरी या वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ हमारा रजिस्टर एक R1, ये R2, हमारा एक तीसरा क्या है R3। तो यहाँ R1 पे देखो सीरीज कनेक्शन वोल्टेज V1 आएगा, यहाँ V2 आएगा, यहाँ V3 आएगा, लेकिन करंट सब जगह सेम होगा I। तो इसका टोटल का रेजिस्टेंस निकालें तो टोटल का रेजिस्टेंस क्या निकलेगा हमारा, अभी पीछे हमने देखी थी पिछली स्लाइड, तो क्या था इससे पहले वाली, R1 प्लस का R2 प्लस का R3। लेकिन बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में देखो एक वायर से, दोनों वायर से एक R2 लग रहा है, फिर हमारा R1 लग रहा है। यहाँ करंट अगर I1 है तो यहाँ करंट क्या होगा, I2 होगा, लेकिन इनमें वोल्टेज दोनों जगह सेम सप्लाई होगा। तो इसमें अगर बात करें, रेजिस्टेंस की, तो 1 अपॉन का R बराबर निकल के आएगा 1 अपॉन का R1 प्लस का 1 अपॉन का R2। अब बात करते हैं हम अर्थिंग की, कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग की क्या इंपोर्टेंस है, अर्थिंग क्यों की जाती है, हमें अर्थिंग करने से क्या लाभ है, अर्थिंग नहीं करेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी। अर्थिंग जब कभी किसी मशीन या सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, तब अर्थिंग की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है। उससे क्या हो जाता है, जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जमीन में चली जाती है अर्थिंग के माध्यम से, और हम सुरक्षा हमको मिल जाती है। और दूसरा कारण क्या है अर्थिंग करने का, कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनमें की वाइंडिंग वगैरह लीकेज होगी या वाइंडिंग वगैरह शॉर्ट होगी, उसमें करंट आने के बहुत चांसेस होते हैं। उस करंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग के लिए हम बहुत से लोग क्या, घरों में अप्लायंसेज क्या होते हैं, अप्लायंसेज होते हैं तो उसमें 3 वायर डालने पड़ते हैं अर्थिंग। एक हमारा न्यूट्रल हो गया, एक फेज हो गया, एक और होता है ग्रीन वायर। ग्रीन वायरों का मोस्टली अप्लायंसेज एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, स्टेबलाइजर है, और भी कुछ ऐसे अप्लायंसेज, कूलर है, जिसमें कि करंट आने के चांसेस होते हैं, जिसमें मोटर वगैरह हमारी लगी होती है, उसमें करंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में उसको अर्थिंग किया जाता है। एक तीसरा वायर दिया होता है, इसको बोलते हैं अर्थिंग का वायर, जो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। लेकिन मोस्टली घरों में क्या होता है कि मिस्त्री लोग क्या करते हैं या घर वालों क्या करते हैं, जिनमें कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती है, क्राइसिस होते हैं, उस अर्थिंग को तार को नहीं डलवाते हैं, और कुछ ऐसे केसेस हमको सुनने को मिलते हैं अखबारों में या न्यूज के माध्यम से कि उस जगह करंट से मर गया, वॉशिंग मशीन से मर गया करंट से, या उसको झटका लगा, बहुत बुरी तरह झुलस गया है वो इससे। तो हमें जरूरत पड़ती है अर्थिंग करने की बहुत। तो अर्थिंग करने से क्या फायदा है, क्या होता है, अब बात करें अर्थिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब अर्थिंग कितना रेजिस्टेंस हमको रोकता है, करंट हमारा फ्लो ना हो पाए। तो अर्थिंग से क्या फायदा है, कितना रेजिस्टेंस देता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं हम अर्थिंग रेजिस्टेंस। मतलब अर्थिंग रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट को फ्लो होने से रोके। अर्थिंग को हमारी और उपकरणों की सेफ्टी के लिए उपयोग करते हैं। अर्थिंग का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वह अर्थिंग उतनी ही अच्छी कहलाएगी। सबसे अच्छा अर्थिंग 0 ओम की होगी, मतलब 0 ओम रखेंगे तो अर्थिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन 0 ओम रखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम पावर प्लांट की अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना रखते हैं, 0.5 ओम रखते हैं, या इससे कम रखने की भी कोशिश करते हैं। अगर बात करें इंडक्टर की, और आगे कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लेता है या चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के भंडारण की क्षमता का इसका प्रेरक इंडक्टेंस भी कहा जाता है। मतलब कितना वो चुंबक क्षेत्र इकट्ठा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टेंस बोलते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। प्रेरक को साधारण भाषा में हम चौक भी बोलते हैं,
या कुंडली भी बोलते हैं, चोक भी बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं ना, कि सीएफएल जो पुरानी पहले ट्यूब टाइप की सीएफएल चलती थी तो उसमें चोक खराब हो गया है, ठीक है, या हमारी जो बाइक वगैरह होती हैं उसमें करंट एकदम ज्यादा उत्पन्न करने के लिए कॉइल वगैरह लगाई जाती है। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ट्यूबलाइट एक बताया, ट्यूबलाइट क्या होता है, ट्यूबलाइट आदि को जलाने के लिए आरंभ में हजारों वोल्ट पैदा करने के लिए, मतलब पहले तो ये चुंबकीय क्षेत्र में इकट्ठा कर लेता करंट को, जब जरूरत पड़ती है तो उसको वोल्टेज में द्वारा से वापस कर देता, रिटर्न कर देता है। तो इसको जलने के बाद इसमें बहने वाली धारा को सीमित रखने के लिए भी करते हैं। जब वो जल जाता है तो धारा को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। पहले तो वोल्टेज ज्यादा सप्लाई करने में हेल्प करता है, उसके बाद जब हमारी सीएफएल ट्यूबलाइट जल जाती है तो उसको करंट को सीमित करने में भी हेल्प करता है। अगर बात करें पुरानी कार या स्कूटर जो यूज करते थे आदि में, स्पार्क प्लग में ज्यादा करंट पैदा इग्नाइशन करने के लिए या ज्यादा करंट उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते थे। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या है हमारा, कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक आवेश के रूप में स्टोर करता है। ये स्टोर हाउस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, भंडार है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रखने के लिए। एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह कैपेसिटर बहुत ही कम समय में चार्ज होता है, मतलब एक जैसे कि छोटी बैटरी होती है उसी तरह बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, उसी तरह कैपेसिटर भी बहुत कम समय लेकर जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसको संधारित्र कहते हैं। इसे कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके उपयोग से चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटेंस या धारिता की ऐसा यूनिट क्या है, फैराड, क्या है, फैराडे। इसको एफ से हम दर्शाते हैं। अब बात करते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बीच क्या अंतर होता है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन 3 फेज लोड के लिए होते हैं। कितने के लिए होते हैं, 3 फेज लोड के लिए होते हैं। क्योंकि घर पर सामान्यतः सिंगल फेज की सप्लाई होती है, इसलिए इस लोड भी सिंगल फेज के होते हैं, अतः घर पर स्टार डेल्टा कनेक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये 3 फेज पे काम करता है, घर में सिंगल फेज होता है, इसलिए कोई इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां नहीं पड़ती है तो कहां जरूरत पड़ेगी, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में, उद्योगों में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज लोड सामान्यतः उद्योगों में इंडक्शन मोटर या हीटर की तरह होते हैं या यूज किए जाते हैं। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय बहुत ज्यादा, मतलब इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा करंट वो कंज्यूम करती है, जो कि सामान्य स्थिति में करंट की 10 गुना तक हो सकता है। मतलब जब इंडक्शन मोटर को शुरू करते हैं तो लगभग वो 10 गुना हो सकता है। इस शुरुआती करंट को कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिसकी मोटर को कम वोल्टेज पर स्टार्ट करके हम किया जा सकता है। क्योंकि मोटर को कम वोल्टेज होती है, ज्यादा वोल्टेज जरूरत नहीं है, या लिमिटेड वोल्टेज जरूरत है, जो कि रेटिंग है उसकी। तो ज्यादा करंट मिलेगा, कंज्यूम करेगी, तो वो इतना करंट नहीं मिल पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। अब बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर में, मोटर को पहले स्टार में स्टार्ट किया था, पहले स्टार कनेक्शन में इसको स्टार्ट किया जाता है। जब स्टार कनेक्शन में मोटर की प्रत्येक वाइंडिंग में सप्लाई की वोल्टेज या लाइन वोल्टेज जो निकलता है कितना आता है, जितना ही वोल्टेज अप्लाई करना है वो 57.7% वोल्टेज ही जाता है, 100% नहीं जाता, 57.7%, मतलब वोल्टेज कम जाता है, जिससे कि कॉइल उसकी खराब ना हो। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का 1 अपॉन लाइन वोल्टेज का √3 से डिवाइड करते हैं, मतलब लाइन वोल्टेज अपॉन √3 फेज वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ लाइन वोल्टेज भी क्लियर है, लाइन वोल्टेज की 57.7% होता है, लेकिन फेज वोल्टेज की बात करें तो बराबर होता है वो लाइन वोल्टेज अपॉन √3। जब मोटर कम वोल्टेज में स्टार्ट हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद, यानी लगभग 2 मिनट के बाद, मोटर की बाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन में बदल दिया जाता है। कुछ समय मोटर चालू है तो वो डेल्टा कनेक्शन में चेंज हो जाती है और मोटर की बाइंडिंग में पूरी लाइन वोल्टेज में कनेक्ट हो जाती है। स्टार डेल्टा कनेक्शन का इस्तेमाल मेनली क्या है, जब कुछ इंडक्शन, जैसे कि लोड वाली जो इंडक्शन मोटर होती हैं, उनको लो वोल्टेज स्टार्टिंग के लिए होता है, मतलब लो वोल्टेज पे भी उन मोटरों को स्टार्ट हम कर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, बिजली के साथ, पहला है बिजली के साथ काम करते समय
क्या है, बिजली के साथ काम करते समय पानी से बचें, गीले हाथों से उपकरणों को ना टच करें, तो गीले उपकरणों में चालकता बढ़ जाती है। कभी भी भट्टी डोरियां या क्षतिग्रस्त इंसुलेशन टूटे प्लगों को टच ना करें। यदि आप अपने घर पर किसी रिसेप्शन पर काम कर रहे हैं तो हमेशा मेन स्विच को बंद कर दें। मतलब कहीं काम कर रहे हैं तो मेन स्विच को बंद रखें हमेशा। काम करते समय हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें। अपने देश के बायर कोड को जाना कि ब्लू का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है। रेड मोस्टली मैं आपको बता दूं, रेड हमेशा फेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लैक वगैरह जो वायर है वो मोस्टली यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा न्यूट्रल के लिए। और जो ग्रीन वायर है वो हमेशा अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर देश के अपने अलग अलग कन्वेंशन है, कोड है। इलेक्ट्रिक बोर्ड पर काम करते समय हमेशा गर्म या लाइव वायर तार पर एक टोपी लगाना है, पता चल जाएगी ये लाइव वायर है। सारांश की बात करें तो आज हमने क्या पढ़ा। आज इलेक्ट्रिकल पावर यानी बिजली का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, और हमारा जीवन पूरी तरह से बिजली के ऊपर निर्भर हो गया है। आमतौर पर लगभग सभी जो उपकरण हैं सर्किट में कई महत्वपूर्ण बुनियादी पार्ट्स भी होते हैं। ये उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट के आवश्यक निर्माण में एक खंडा या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनमें हमारे प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, फ्यूज है और स्विच भी है। संदर्भ की बात करें कि इनके बारे में आप डिटेल में आप और कहां पढ़ सकते हो। आर्यन पब्लिकेशन की बुक है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, और इसके अलावा विकिपीडिया पर इसके जो लिंक है, इस लिंक के माध्यम से भी पढ़ सकते हो आप। https://en.wikipedia.org विकिलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्कोर इंजीनियरिंग, या गूगल पे भी आप पर्टिकुलर टॉपिक को डाल सर्च कर सकते हो इसके माध्यम से। आज मैंने इलेक्ट्रिकल पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।